देखिए रेडियो एक्टिवता, कई इसको कहते हैं रेडियो सक्रियता, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिवता का ही मतलब क्या होता है? सक्रियता। खोज की थी हेनरी बेकेरल ने। हम कई बार बोलते हैं बेकुरल, बेकुरल बोलते हैं, लेकिन बात होती है BQ, बेकुरल या हेनरी बेकेरल। किताब में बेकेरल लिखा हो इसलिए हमने भी बेकेरल लिखा है। वे पदार्थ जो प्रकाश की अनुपस्थिति में स्वतः विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। तथा पदार्थों के इस गुण को ही क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं। देखिए बेकेरल ने क्या किया था, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनको फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है, जैसे एक्सरे वगैरह करवाते हैं ना, और डॉक्टर एक फिल्म मतलब जिस पर आप अक्सर देखते हो, तो वो उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। या पहले कैमरे की रील, आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, रील वगैरह आपने देखी होगी पहले, तो वो क्या होती है? फोटोग्राफिक फिल्म होती है। और उसके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे रेडियम रख कर और उस पर लपेट कर और बिल्कुल अंधेरे वाले कमरे में उसको रख दिया, जहाँ पर कहीं भी सूर्य का प्रकाश, कहीं से भी सूर्य का प्रकाश उस पर न गिर सके। और फिर भी कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि वो जो फोटोग्राफिक फिल्म थी उस पर स्पॉट हो गए, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ गए। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में स्वतः ही क्या करते हैं? विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, और उन पदार्थों को कहा गया रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा गया, और इस पूरी घटना को रेडियो एक्टिवता का गुण कहा गया। चलो, रेडियम क्या होता है? रेडियम वो होता है जो अंधेरे में चमकता है। खोज किसने की? क्यूरी दंपति, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। रेडियो एक्टिव पदार्थ के उदाहरण की बात करें तो रेडियम है, एक्टिनियम है, पोलोनियम है, थोरियम है, यूरेनियम है। ये आपसे पूछ लें कि किन्हीं 5 रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाम लिखिए, तो आपके सामने ये नाम है। अब इस चैप्टर के लिए बहुत ही शानदार ये टॉपिक है, और ये मान कर चलिए एग्ज़ाम में 200% ये आता है। तो हम अब इसको समझते हैं, और बहुत ही सिंपल सा है। देखिए पहले ये जो नियम है ये क्या है? रेडियो एक्टिवता का नियम है, चरघातांकी 6 नियम है, रदरफोर्ड सॉडी 6 नियम है। देखिए अब इसको मैं आपको बहुत आसान से एक उदाहरण से समझाता हूँ। हमारे स्कूल के अंदर मान लीजिए कि एक प्रोग्राम हो रहा है, और प्रोग्राम के लिए जो भी टीचर हैं वो आपकी कक्षा में आते हैं और आपसे बोलते हैं कि कौन कौन से बच्चे इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि 50 के 50 बच्चे ऊपर हाथ करें कि यस सर मैं पार्टिसिपेट करूँगा? कभी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो मंच पर जाने से ही डरते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल इस प्रकार के प्रोग्राम्स के लिए क्या होते हैं? तैयार होते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है वो जरूर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा कि 50 बच्चे हैं, तो 50 में से मान लीजिए 10 बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिए, तो इसका मतलब अगर इसको अब मैं टॉपिक से लिंक करूं तो 50 तो हो गए, कुल परमाणु हो गए आपके पास। अब परमाणु में सक्रिय परमाणु कौन है? तो आप कहेंगे यहाँ तो सक्रिय परमाणु 10 है जो एक्टिव है और जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब देखिए ये जो सक्रिय परमाणु है इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। जैसे आपके स्कूल का प्रोग्राम सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ और शाम को 4 बजे ख़त्म होना है, तो अब जैसे जैसे समय चलेगा पार्टिसिपेट कितने थे? 10 थे। तो अगर आपसे पूछें कि 3 बजे पार्टिसिपेट कितने बचेंगे, तो आप ये देखोगे कि अब तक कितनों का प्रोग्राम हो चुका है और कितनों प्रोग्राम होना बाकी है। तो इसका मतलब 10 बजे से जैसे से टाइम आगे बढ़ेगा, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो टाइम के अकॉर्डिंग इन एक्टिव जो सक्रिय परमाणु है इनकी संख्या में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी, और कमी होती जाएगी। उस कमी को ही क्या बोलते हैं हम? रेडियो एक्टिव क्षयता का या क्षमता का जो नियम है वो कहते हैं। अब आपकी ये समझ आ जाएगा। देखिए इस नियम के अनुसार रेडियो एक्टिव पदार्थों में विघटन की दर, यानी जो प्रोग्राम जो हो रहा है उस प्रोग्राम की बात करें कि विघटित हो रहे हैं, जो अपने आप को क्या कर रहे हैं? विघटन के लिए तैयार कर रहे हैं, उसकी दर उसमें उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या की क्या होती है? समानुपाती होती है। अर्थात जितने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, भाई प्रोग्राम डिपेंड करेगा सक्रिय बच्चों की संख्या के ऊपर। उसी प्रकार से प्रोग्राम चलता रहेगा कब तक? जब तक आपके पास क्या है? सक्रिय परमाणुओं की संख्या है। और जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे इनकी संख्या भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी।
यानी विघटन क्षय की दर उसमें उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या की क्या होती है, समानुपाती होती है। विघटन की दर समानुपाती सक्रिय परमाणुओं की संख्या। अब हम इनकी संख्या मान लेते हैं n की संख्या कितनी है, n। सक्रिय परमाणु संख्या कितनी हो गई, n हो गई। तो टाइम के अकॉर्डिंग देखो समय के सापेक्ष प्रोग्राम चल रहा है, तो वैसे यहाँ भी विघटन क्या होगा, समय के सापेक्ष होगा। तो dn/dt, तो dn/dt विघटन की दर और टोटल उनकी नंबर्स कि कितने आपके पास सक्रिय परमाणु हैं। अब देखिए प्रोपोर्शनल है, इसको हटाएंगे क्या आएगा, बराबर, बराबर आएगा। तो साथ में एक कांस्टेंट भी आएगा। कांस्टेंट यहाँ पर है लेमडा, जिसको कहते हैं क्षयांक, क्षयांक या विघटन स्थिरांक। और साथ में आएगा माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो आप बताओ सक्रिय परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, कम हो जाएंगी। सक्रिय परमाणु संख्या जैसे प्रोग्राम बढ़ता जाएगा, पार्टिसिपेट बच्चे करते जाएंगे और उनकी संख्या, पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या कम होती जाएगी। अब dn/dt बराबर आ गया -λn। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। चलो अब हम क्या करेंगे, हम इनकी जगह बदलेंगे। n को यहाँ ले आओ और dt को ले जाओ यहाँ पर। तो dt यहाँ आ गया, n यहाँ पर आ गया। अब दोनों पक्षों का कर दीजिए समाकलन। समाकलन करोगे तो यहाँ लिख दीजिए आप n और नीचे n0 t और 0। कैसे भाई, यहाँ dt है तो 0 पर टोटल कितने हैं, n0, और t पर कितने हैं, n है। भाई परमाणु संख्या जब t बराबर 0 था तो टोटल परमाणु कितने थे, n0 थे। और समय t के बाद परमाणु कितने हो गए, n हो गए, क्योंकि पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं, विघटन होता जा रहा है। अब देखो क्या करना है, समाकलन। समाकलन 1/x dx बराबर क्या होता है, log x। ये लीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक छोटा सा लिख दें log en, log en, ये आ गया n n0 बराबर समाकलन dt क्या होता है, ओनली t, क्योंकि एक मान लेंगे ना, तो एक मान लेंगे, ये आ गया t, लिमिट 0 से t। अब ये क्या होती है, एक अपर लिमिट माइनस डाउन लिमिट समाकलन करने के बाद में। तो देखो हम लिख देंगे इसे अपर लिमिट में, तो आ गया n, यहाँ थोड़ा ये भी लिख देंगे, और माइनस आ गया डाउन लिमिट, अपर लिमिट माइनस डाउन लिमिट। तो log en log e n0 बराबर माइनस लेमडा t। अब ये होती है लघुगणक थ्योरम कि अगर कोई संख्या माइनस में है, संख्या नहीं, लघुगणक फॉर्म माइनस में है, तो उसको फाइनली आप अपॉन में लिख सकते हैं ऐसे, ओके। और अगर प्लस में होती है तो गुणा में, और अगर घात के रूप में तो वो आगे आ जाती है, घात वाली संख्या आगे आ जाती है। तो यहाँ हो गया n/n0 और आगे क्या हो गया, माइनस लेमडा t। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को देखिए लघुगणक और चरघातांकी, चरघातांकी ही होते हैं, जैसे e की पावर x है, e की पावर y है, e की पावर z है, ये होते हैं चरघातांकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो हमें ये हटाना है, ये हटाओ तो क्या हो पता है, दोनों एक दूसरे का कटर है, मतलब चरघातांकी पद e अगर लाओगे ना तो यहाँ से log कट जाएगा, और ये जो e बिल्कुल नीचे ना, ये यहाँ जाएगा और इसको ऊपर कर देगा, e की पावर माइनस लेमडा t, और यहाँ बचेगा n/n0। अब n0 को क्रॉस कर दो, ये एक है, क्रॉस कर दो, क्या आ जाएगा, n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा t, जो आपका आंसर आ गया। यह रेडियो एक्टिविटी का चरघातांकी नियम कहलाता है। और ग्राफ की बात करें तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जो भाई 0 पर देखो, 0 पर क्या है, ज़्यादा है, और टाइम बढ़ रहा है, इनकी संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती है, कम होती जा रही है, समझ गए। तो इस लाइन में आप क्या करेंगे, चरघातांकी रूप से इसको कमी को दर्शा सकते हो। तो ये आपका बिल्कुल ही शानदार टॉपिक है। अब इसके बाद में और कुछ बातें करते हैं इसके अंदर। पहले बात करते हैं कि जो कांस्टेंट आया था, कौन सा था, लेमडा, इसको कहते हैं क्षयांक। और कई बार क्या होता है, एक छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्षयांक कहते किसे हैं। चलो बात करते हैं। देखिए हमने ये समीकरण बनाई, n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा t। अब t का मान आप कर दीजिए 1/λ, यानी क्षयांक क्या होता है, क्षयांक समय का एक व्युत्क्रम होता है, क्षयांक समय का एक व्युत्क्रम होता है। अब ये आपने यहाँ रख दिया, ये रखते देखो बनेगी समीकरण में t की जगह क्या किया आपने 1/λ। अब लेमडा से लेमडा नमस्ते हो गई, मतलब कट गया, क्या बच गया, -1 बच गया, और ये e की पावर -1, इसको नीचे ले जाओ तो क्या ये आ जाएगा, n बराबर n0/e आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और ये आएगा तो परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा ये बनेगी कि
क्षयांक समय का वह व्युत्क्रम होता है जिस पर क्या होता है, जो सक्रिय परमाणु की संख्या है n, वो प्रारंभिक परमाणु की संख्या का 1/e भाग शेष रह जाती है। क्षयांक समय का वह व्युत्क्रम होता है जहाँ सक्रिय परमाणु की संख्या मतलब n, प्रारंभिक परमाणु की संख्या मतलब n0 और का 1/e, 1/e का मतलब ये 37% बोलते हैं इसको, रह जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और छोटा सा टॉपिक है सक्रियता। अगर हमने समझ लिया n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा टी, तो ठीक इसी प्रकार हो जाएगा r बराबर r0 e की पावर माइनस लेमडा टी। समझ गए ना, बस n के क्या करना है, r ही करना है। भाई n क्या था, n विघटन था, r भी क्या है, सक्रियता। जितना विघटन होगा वो क्या है, सक्रियता है। भाई प्रोग्राम चल रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम क्या है, एक्टिव रूप से चल रहा है, तो n के हम क्या कर देंगे, r कर देंगे। ये लीजिए, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में विघटन की दर को ही क्या कहते हैं, अगर विघटन हो रहा है इसका मतलब सब एक्टिव है, प्रोग्राम चल रहा है सब एक्टिव है, तो वैसे ही है कि विघटन की दर को क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। और सक्रियता की बात करें यहाँ पर तो r बराबर क्या हो गया, dn/dt, और dn/dt की बात करें तो माइनस लेमडा n के बराबर होता है। तो अगर ये r के बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, लेमडा n के बराबर हो जाएगा। और n की वैल्यू आपको पता ही है, n बराबर होता है n0 e की पावर माइनस लेमडा टी। ग्राफ की बात करें, ग्राफ सेम है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, चरघातांक के रूप से ये प्राप्त होता है। अब r बराबर क्या हो गया, माइनस लेमडा n0 e की पावर माइनस लेमडा टी। तो अब अगर हम इसको लिख दें कि r बराबर r0 e की पावर माइनस लेमडा टी, तो इसका मतलब r0 बराबर क्या हो गया, माइनस लेमडा n0 हो गया। समझ गए। मात्रक की बात करें, बिल्कुल आसान से मात्रक है। देखिए, क्षयांक प्रति सेकंड, विघटन प्रति सेकंड और बेकेरेल, हम इसको लिख देंगे BQ। ओके, एक बेकेरेल का अर्थ होता है 1 6 प्रति सेकंड। 6 का मतलब विघटन ही है, मतलब विघटन प्रति सेकंड अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एक बेकेरेल है। एक क्यूरी कितना होता है, 3.7 गुणा 10 की पावर 10, 6 प्रति सेकंड। ओके, और एक ही बात है 6 प्रति सेकंड। और बेकेरेल, एक रदरफोर्ड में कितने होते हैं, 10⁻6 विघटन प्रति सेकंड या 10⁻6 बेकेरेल। BQ एक ही बात है, विघटन प्रति सेकंड या 6 प्रति सेकंड, और बेकेरेल एक ही होते हैं। अब आगे हमारा बहुत शानदार टॉपिक जिसका नाम है अर्धायु। देखिए, अर्धायु का मतलब क्या है, जैसे अगर आपसे कहें कि किसी तत्व की अर्धायु 5300 वर्ष है, तो इस कथन का क्या अर्थ है, ये एग्जाम में आ भी चुका है। तो इस कथन का यह अर्थ होगा, आप ये कहेंगे कि 5300 वर्ष बाद में जिस तत्व की आप बात कर रहे हो उस तत्व के सक्रिय परमाणु की संख्या आधी रह जाती है। यानी वह उम्र या वह आयु जिसके पश्चात उस तत्व की सक्रिय परमाणु की संख्या क्या हो जाए, आधी हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उसकी अर्धायु कहते हैं। किसी तत्व की वह आयु जिसके पश्चात तत्व में सक्रिय परमाणुओं की संख्या क्या होती है, प्रारंभिक सक्रिय परमाणुओं की संख्या की आधी रह जाती है, अर्धायु हाफ लाइफ कहलाती है। अर्धायु और क्षयांक में एक संबंध है, बहुत शानदार संबंध है। क्या कि n बराबर होता है n0 e की पावर माइनस लेमडा टी। ओके, अब t में हम क्या कर देंगे, t हाफ कर देंगे, यानी समय हमें क्या लेना है, आधा लेना है। अगर आप समय आधा लोगे तो परमाणु की संख्या भी क्या हो जाएगी, सक्रिय परमाणु की संख्या प्रारंभिक संख्या का क्या होगी, आधा, 1/2। बिल्कुल सही बात है, अर्धायु का मतलब यही है। तो अब ये मान आप यहाँ रख दो, भाई n की वैल्यू यहाँ रख दो यहाँ पर, तो n की क्या आ गया, n0/2 आ गया, और n0/2 आ गया, और इधर सेम है n0 e की पावर माइनस लेमडा टी माइनस, और लेमडा के बाद में कर देंगे अपन t हाफ। ओके, अब देखो कैसे करें, n0 से n0 उड़ गया, मतलब कट गया, तो बच गया 1/2, इधर बच गया e की पावर माइनस लेमडा टी हाफ। अब दोनों का अगर उल्टा कर दें तो 2 बराबर 1/e की पावर माइनस लेमडा टी हाफ। समझ गया ना। तो अब क्या करें, अब उल्टा तो कर दिया, लेकिन ये माइनस का है, इसको ऊपर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2e की पावर प्लस, माइनस हट जाएगा कि ऊपर लेके जाएंगे ना, तो लेमडा टी हाफ। अब दोनों पक्षों को ले लीजिए आप लघुगुणक, तो लघुगुणक लेंगे तो हो जाएगा log e2 log, और ये हम ले रहे हैं
लेमडा टी हाफ, ये ऊपर है, ये थोड़ा सही नहीं लिखा इसको, ई लेमडा टी हाफ ऐसे। ओके, चलो ये आ जाएगा इधर। अब सॉल्व करते हैं। तो log e की पावर e क्या होता है, log e की पावर e तो हमेशा एक ही होता है ना, तो उस तरीके से इसको सोल्व किया। या फिर एक और तरीका लगा लीजिए आप, जब आप यहाँ लघुगणक लेंगे, मैंने आपको कहा था दोनों एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, तो जब यहाँ पर log आ जाएगा तो e इस log को देखते ही भाग जाएगा और ऊपर वाली संख्या को नीचे गिरा देगा ऐसे, बस कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। या फिर दोनों पक्षों log लोगे तो यहाँ log रह जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, बच गया क्या, लेमडा टी हाफ। तो ये आपका आंसर आ गया कि लेमडा चांग log 2 अपॉन टी हाफ, या टी हाफ log e2 अपॉन लेमडा, और log 2 की वैल्यू रख देंगे 0.693 अपॉन लेमडा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान सुनना, कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के लिए छांग का मान 0.693 सेकेंड इनवर्स है, तो बताइए उसकी अदायु कितनी है। तो सिंपल से लेमडा का मान आपको दे दिया 0.693, कट गया, एक आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी न्यूमेरिकल आते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें, पहले क्या थी अर्धायु, अब है औसत आयु, माध्य आयु, मतलब कुल आयु कितनी है, समझ गए ना। तो कुल आयु की बात करते हैं, तो सभी नाभिकों की जो आयु का जो औसत है उसे क्या कहते हैं, माध्य आयु कहते हैं। कैसे निकालेंगे, सभी परमाणुओं की आयु का योग बट्टा परमाणुओं की कुल संख्या। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में हम औसत आयु निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, हर बच्चे की आयु का योग होगा, भाई औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सही भाई, किसकी उम्र कितनी है सबको लिख लो, सबको जोड़ लो और कितने बच्चे उसका भाग दे दो, औसत आयु आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, समाकलन से निकालेंगे। और समाकलन से क्या करते हैं, पहले एक अल्पांश की बात करते हैं, एक छोटे पार्ट की dn की, और समय लग रहा है t, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, बट dn परमाणु है और समय कितना लग रहा है, t लग रहा है, तो गुणा कर दो ना, गुणा करेंगे और इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो एक अल्पांश की सहायता से हम पूरे क्षेत्र के लिए मान निकाल सकते हैं। तो पूरे परमाणुओं के लिए आयु का मान आ जाएगा और सभी परमाणुओं की आयु का योग इसमें प्राप्त हो जाएगा। चलो, और परमाणु कुल संख्या कितनी है, n0 है, ये तो हमें पता ही है। अब हम बस ये चीज़ ना, ये थोड़ी फोकस करनी है, क्योंकि ये समस्या करेगी, लेकिन समस्या करने नहीं देंगे। देखिए हमें पता है dn अपॉन dt क्या होता है, लेमडा n, मापांक ले लो क्योंकि माइनस आता है, माइनस है ना, कि समय बढ़ने पर रेडियोएक्टिव पदार्थ में जो सक्रिय परमाणु ना उनकी संख्या कम हो जाती है। अब dn बराबर dt को ले गए ऊपर, तो लेमडा n इंटू dt। अब dn बराबर n की वैल्यू हमें पता है n0 e की पावर माइनस लेमडा टी, ये केवल n की वैल्यू है। ओके, अब समीकरण 1 में चले जाओ, और समीकरण 1 में क्या था, dn था ना भाई, t और क्या है, dn है समीकरण 1 में, तो dn की जगह ये मान रख दो, तो रख देते हैं। देखो लेमडा और n0 e की पावर माइनस लेमडा टी, साथ में लेमडा ले गए अपन, लेकिन अब देखो n0 से n0 उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, t लेमडा e की पावर माइनस लेमडा टी और dt, बस ये चीज़ है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, और 0 से इन्फिनिटी अनंत तक आपको उसका क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। ये आ गया टी एवरेज बराबर लेमडा 0 से इन्फिनिटी टी इंटू ई की पावर माइनस लेमडा टी इंटू डी टी। अब देखो बच्चों, ज़्यादातर केस में यहाँ से आपको बचकर निकलना है, यानी इन चीज़ों में ध्यान न देकर आपको सीधा निकलना है, क्योंकि बायोलॉजिकल स्टूडेंट के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी। खंडशः समाकलन, यहाँ आ जाएंगे, समाकलन का एक अच्छा पार्ट आ जाएगा खंडशः समाकलन, और वो आप मैथ्स वाले बच्चों को पूछ सकते हो क्या होते हैं, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट निकल जाना। कैसे, आपको ध्यान रखना है टी एवरेज बराबर लेमडा गुणा 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, और ये आ गया 1 अपॉन लेमडा टी एवरेज, बस ये आपका आंसर आ गया। बस सीधा यहाँ लिख देना, एक शब्द लिख देना, खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर, पार्शियल इंटीग्रल करने पर सीधा आपका आंसर आ गया। लेकिन फिर भी चलो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम सोचते हैं कि भाई चलो कर देते हैं इसको सॉल्व, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होते हैं, दो आपके स्टेप बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड, बीजगणितीय होता है, लघुगणकीय होता है, त्रिकोणमितीय होता है और चरघातांकी।
तो उसमें एक स्टेप होती है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ जो हम बात करते हैं ना, तो ये स्टेप बन गई। अब स्टेप में फर्स्ट फिर सेकंड किस में आ गया पता है? सेकंड का हमने क्या कर दिया, फर्स्ट स्टेप तो सेम का सेम लिया है और सेकंड का क्या कर दिया हमने, समाकलन। फिर माइनस, यहाँ एक चीज़ आपको दिख नहीं रही है, यहाँ पर इस टी का क्या हुआ है, अवकलन हुआ है। जो फर्स्ट पद होता है ना उसका यहाँ पर अवकलन होता है। अब टी का डी टी के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा, एक आएगा। और फिर अगेन जो पद है उसका वापस क्या होता है, समाकलन होता है। और इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व करते समय ध्यान क्या रखना है, यहाँ से लिमिट लगाएंगे ना, इसकी लिमिट भी लगानी है। लिमिट लगाओगे तो जीरो रहती है। तो और ये इसको यहाँ डी टी कर देना इसके आगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जीरो हो गया। वो जीरो क्यों हुआ, उसका कारण ये था कि जब आप लिमिट लगाते हो ना, तो लिमिट में एक तो ये तो लिमिट आती है, e जीरो तो 1 है और e माइनस अनंत क्या है आपका, जीरो है। तो सीधी सी बात है, ऊपर वाली लिमिट क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो अब इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के बाद में अगेन क्या हो गया भाई, 0/1 मान लो और बचेगा क्या, ये साइड वाला पार्ट तो आप अलग सोल्व कर दोगे। सोल्व करने के बाद में अब आएगा 1/- लैम्डा। अब आप सोचो सर आपने तो 1/λ स्क्वायर बताया था, तो देखो पीछे ये लैम्डा भी था ना, ये लैम्डा भी था, एक तो ये कट हो गया। मैंने वहाँ लैम्डा स्क्वायर बताया लेकिन यहाँ एक कट हो चुका है अगर पूरा सॉल्व करोगे तो। और यहाँ पर क्या करेंगे, वापस क्या बचेगा, 1/λ। तो इस तरीके से खंड से समान करना और आपको यहाँ से बच कर निकलना है। आप सीधा लिखें खंड से समान करना, क्योंकि वैसे भी आपको एज ए न्यूमेरिकल ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। और लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा टी एवरेज बराबर 1/λ। चलो अर्धायु व औसतायु में संबंध की बात करते हैं। तो हो जाएगा टी हाफ बराबर 0.693/λ पहले पढ़ा है और अब हमने ये पढ़ लिया। तो इसका मतलब इसके अंदर 1/λ है, ये तो है ना, इसको अलग ले गए अपन। तो अब ये है तो इसका मतलब 0.693 और ये आ गया टी एवरेज। टी एवरेज की बात होगी, समझ गए। चलो अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि क्षयित हो रहे 92 यूरेनियम 238 की अल्फा 6 के लिए अर्धायु 4.5 × 10⁹ वर्ष है। तो 92 यूरेनियम 238 के 1 ग्राम नमूने की एक्टिवता क्या है, समझ गए। चलो कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। टी का मान हमें पता है कितना है, 4.5 × 10⁹ वर्ष है। और एम 1 ग्राम, परमाणु भार 238। नाभिकों की संख्या कैसे निकालेंगे, नाभिकों की संख्या निकालेंगे, देखिए 238 दिया हुआ टोटल, तो इसका मतलब 238 में होती है अवोगाद्रो संख्या 6.02 × 10⁻23। तो एक में कितनी हो जाएगी, Na/238, ठीक है। और गुणा 1 आ गया। चलो अब लैम्डा बराबर आपको पता ही है 0.693/T होता है, ये टी हो गया। लेकिन टी किस में है, प्रति वर्ष में है, तो चेंज करना पड़ेगा प्रति वर्ष को। 365 दिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड सोल्व करना पड़ेगा। और सक्रियता होती है R = λn। ये तो हो गया हमारी लैम्डा और ये आ गया हमारा n। दोनों मान रख दिए। अब दोनों मान रखने के बाद में हम इसको सोल्व करेंगे और जब गुणा भाग सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में जो हमारा आंसर आता है वो आ गया 1.23 × 10⁻4 बेकुरल। देखो ये आंसर तो वैसे ही याद हो गया, कैसे 1 2 3 घात में 4, तो हमें गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, समझ गए ना आप भाई। 1 2 3 और साथ में क्या आ गया, इसमें 4 आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपके नहीं होनी चाहिए। उदाहरण 5 की बात करते हैं। बीटा 6 द्वारा टाइटेनियम की अर्धायु 12.5 वर्ष है। 25 वर्ष बाद शुद्ध टाइटेनियम के एक नमूने का कितना अंश अविघटित रहेगा। देखो टी का मान 12.5 वर्ष है, टी कितना हो गया, 25 वर्ष हो गया। अब एन बराबर क्या होता है, T/T, 25 वर्ष बट्टा 12.5 कितना आएगा, 2 आ गया। अब एन बराबर क्या हो गया, n0/2n, n0 2 ये आ गया 1/4 n0। 25 वर्ष बाद टाइटेनियम का 1/4 भाग अविघटित रहेगा। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। देखिए यानी ये कह रहा है कि इस टॉपिक के अंदर अर्धायु कितनी है, 12.5 वर्ष है। 25 वर्ष बाद, तो अर्धायु का मतलब है कि 12.5 साल में इसकी संख्या आधी हो गई, आधी हो गई। अब अगले 12.5 साल में जाओ आप, तो अब आधी की आधी करनी है, कितनी आएगी, अरे 1/4 हो जाएगी ना। तो ये तो इसका आंसर है।
और रही बात इस फॉर्मूले की, तो देखो जैसे हम मान लेते हैं कि पहले टी हाफ में हमारे पास 0 पर मान लीजिए आपके पास टोटल है n0। ओके, पहला टी हाफ लेते हैं। टी हाफ का मतलब है पहला टी हाफ है, इसका मतलब है कि आधी आयु करनी है। तो आधी आयु करना है, आधा समय हो गया, तो इस पूरे यहाँ से यहाँ तक का आधा कर दीजिए। ये लीजिए, तो मतलब अपन यहाँ आ गए, समझ गए ना, अपन यहाँ आ गए। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n0/2 हो गया। अब दूसरा हाफ आएगा, पहले आधा हो गया, फिर आधा हो गया, तो अब पूरे का तो हमने कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का आधा होगा, मान लीजिए आ गया इसका आधा, तो कितना होगा बताओ, n0/4। फिर अगला हाफ आएगा 3t हाफ, तो अब इन दोनों का आधा होगा, ये लीजिए यहाँ से, तो अब कितना हो जाएगा, n0/8 हो गया। तो ये आप समझ रहे हैं, देखो ग्राफ भी इस तरह घटाएंगे जा रहा है, ऐसे, समझ गए। तो पहला मान क्या था, n0 का n0/2 हो गया ना। उसके बाद में n0 2 की घात 2, कितना आ गया, 4। अगला मान n0 2 की घात 3। तो देखो 2 तो सब में आ रहा है, 2 तो सब में आ रहा है, और ऊपर क्या आ रही है, घात और n0। तो इसका मतलब n0/2n, और इसी प्रकार से हमने इसको सोल्व किया है। तो बच्चों ये हो गए हमारी औसत आयु, अर्धायु, और साथ में रेडियोएक्टिवता का क्षयता का नियम, क्षमता का नियम बोल सकते हो, या क्षयता का नियम बोलते हैं, या चरघातांकी का नियम कहते हैं। और साथ में हमने सक्रियता की बात की। बहुत ही शानदार ये टॉपिक थे। इस टॉपिक को पढ़ लेते हो तो नाभिक वाला चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाता है, और इसको समझना भी क्या होता है हमारे लिए ज़रूरी होता है। और इन घटनाओं के बाद में जैसे परमाणु भट्टी है, जिसमें नाभिक विखंडन है, नाभिक के संलयन है, ये सारे टॉपिक हमारे लिए क्या होते हैं, आसान हो जाते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।